देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने कांस्टेंट रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ब्लॉक का मोशन रस्सी के अलोंग होता था। लेकिन अब इसमें कई बार है ना, अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ब्लॉक का मोशन रस्सी के अलोंग नहीं होता, बल्कि ब्लॉक का मोशन रस्सी से टेढ़ा होता है ना। और हमको अच्छे पता है कि ब्लॉक का मोशन रस्सी के अलोंग नहीं हो, टेढ़ा हो, तो फिर उसमें वो टेंशन वाला शॉर्टकट नहीं लगा सकते। उसमें तो हमको बेसिक L1 L2 वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। तो देखो, इस टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो हमको दे रखा है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे m मास का ब्लॉक रखा है, धागा लगा दिया और इससे m मास का एक और ब्लॉक लटका दिया है, सिस्टम को छोड़ दिया है। तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, ये छोड़ने पर ये ब्लॉक तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा, और ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक को ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजॉन्टली आगे की ओर जाना पड़ेगा, उड़ तो नहीं सकता है ना। ये तो बस ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इस ब्लॉक को सरफेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टली आगे की ओर जाना होगा। किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी v2 मान लेते हैं। तो हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर रस्सी का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो, उस इंस्टेंट पर v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो सबसे पहले बताओ, इसमें अपना टेंशन वाला जुगाड़ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं? तुम बताओ कि इसमें भी केवल दो ब्लॉक इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस ब्लॉक का मोशन रस्सी के अलोंग नहीं है, रस्सी से टेढ़ा है, इसलिए इस बार टेंशन वाला जुगाड़ है, शॉर्टकट नहीं लगा सकते। इस बार हमको बेसिक L1 L2 वाले तरीके से करना ही पड़ेगा। तो कर सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड रस्सी है उसको कंसीडर करते हैं। चलो इस लाइन को L1 और इसको L2, वही तरीका कि ब्लॉक्स मूव करेंगे तो L1 भी चेंज होगा और L2 भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का एडिशन मतलब रस्सी की टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी। बस पहली स्टेप में क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 रस्सी की टोटल लेंथ होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। फिर वेलोसिटी में रिलेशन निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dl1 by dt प्लस dl2 by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बस अब मेन पार्ट इन दोनों की वैल्यू रखना, तो इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। पहले dl1 by dt, तुम बताओ कि dl1 by dt क्या होगा। L1 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा, पुली और ब्लॉक। पुली फिक्स है तो उसके कारण रेट ऑफ चेंज 0, और ये जो ब्लॉक है वो v1 की रेट से पुली से दूर जा रहा है, मतलब v1 की रेट से इस फासले को बढ़ा रहा है इससे रेट ऑफ चेंज प्लस v1, तो नेट रेट ऑफ चेंज 0 प्लस v1। अब dl2 by dt देखना है, तो dl2 by dt क्या होगा, L2 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा, पुली चेंज करेगी और ब्लॉक। बताओ पुली फिक्स है तो उसके कारण तो रेट ऑफ चेंज 0। और अब इस ब्लॉक की बात करते हैं। तुम बताओ कि ब्लॉक की वेलोसिटी v2 तो है, लेकिन ये वेलोसिटी रस्सी से टेढ़ी है, तो पूरी वेलोसिटी v2 फासले को चेंज नहीं करेगी। v2 का रस्सी के अलोंग जो कंपोनेंट है वही फासले को चेंज करेगा। तो इस बार v2 के कंपोनेंट करेंगे, तो v2 का एक कंपोनेंट तो रस्सी के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। बताओ वेलोसिटी v2 है और इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे v2 का एक कंपोनेंट v2 cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब v2 sin थीटा। तो तुम देखते ही बताओ कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट इस फासले को चेंज करेगा, v2 cos थीटा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि v2 cos थीटा कंपोनेंट रस्सी के अलोंग है, यही फासले को चेंज करेगा। बाकी v2 sin थीटा कंपाउंड तो रस्सी के परपेंडिकुलर है, तो ये फासले को चेंज नहीं करेगा, रस्सी को घुमाने का काम करेगा, है ना। या एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट करेगा, जिसको हम सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे। है ना। बाकी इतना कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जो v2 sin थीटा कंपोनेंट है वो रस्सी के परपेंडिकुलर है, ये फासले को चेंज नहीं करेगा ना। बस ये जो v2 cos थीटा कंपोनेंट है ये रस्सी के अलोंग है, यही फासले को चेंज करेगा। बस तुम देखते ही बताओ, है ना।
तुम देखते ही बताओ ये V2 cos थीटा वाला कंपोनेंट ही फासले को चेंज करेगा ना? तो देखते बताओ कि V2 cos थीटा की रेट से ब्लॉक पुली के पास आ रहा है, मतलब V2 cos थीटा की रेट से इस फासले को घटाएगा इससे रेट ऑफ चेंज माइनस V2 cos थीटा, तो नेट 0 माइनस V2 cos थीटा। बस सॉल्व कर सकते हैं ना? dl1/dt तो प्लस V1 और dl2/dt माइनस V2 cos थीटा इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? V1 इक्वल टू V2 cos थीटा। बस जिस इंस्टेंट पे एंगल थीटा है उस इंस्टेंट पर दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन V1 इक्वल टू V2 cos थीटा ये आ गया। और अपने शीट में यहीं तक क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये तो हमने कर लिया, ये तो शायद क्लास में तुमने भी समझ लिया होगा, ठीक ना? अब सबसे खतरनाक चीज, ये तो इनकी वेलोसिटी V1 और V2 में रिलेशन आ गया। अब कई बार पूछता है कि एक्सेलरेशन में रिलेशन A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। जैसे इसकी वेलोसिटी V1 है तो एक्सेलरेशन A1 बोल देते हैं और इसकी वेलोसिटी V2 है तो एक्सेलरेशन A2 बोल देते हैं। तो बस इनकी वेलोसिटी में ये रिलेशन है, तो इनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो सबसे पहले तुम स्मार्टली बताओ कि बताओ इस बार जैसा रिलेशन वेलोसिटी में वैसा ही रिलेशन क्या एक्सेलरेशन में होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि इस बार थीटा भी चेंज करेगा। तुम कॉमन सेंस से बताओ कि जैसे-जैसे ब्लॉक आगे जाएगा वैसे-वैसे थीटा बढ़ेगा ना? तुम खुद बताओ कि जब ब्लॉक दूर होगा तो थीटा कम होगा, यही ब्लॉक पास आ जाएगा तो थीटा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जैसे-जैसे ब्लॉक पास आएगा वैसे-वैसे थीटा बढ़ेगा। तो बताओ इस बार थीटा भी कांस्टेंट नहीं है, थीटा भी चेंज कर रहा है। और तुम बताओ कि इस बार थीटा भी चेंज कर रहा है, इसलिए इस बार जैसा रिलेशन वेलोसिटी में वैसा रिलेशन एक्सेलरेशन में नहीं होगा। तो बस हमको देखना है कि इस बार दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी का हमको पता है कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बस वेलोसिटी में रिलेशन V1 इक्वल टू V2 cos थीटा है, एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली LHS और RHS दोनों t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब d/dt करते हैं। तुम बताओ कि V1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dV1/dt, जिसको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 बोल सकते हैं, इक्वल टू अब RHS में भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब चक्कर ये है कि RHS में है ना, RHS में V2 भी चेंज हो रहा है और एंगल थीटा भी चेंज हो रहा है ना? चक्कर ये है कि RHS में V2 भी चेंज हो रहा है और एंगल थीटा भी चेंज हो रहा है और दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो इस बार डिफरेंशिएशन के लिए हमको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। ये ध्यान रखना कि V2 और थीटा दोनों वेरिएबल हैं और मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। मतलब वही फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, सॉरी। ठीक है ना, मैं फिर से लिख रहा हूँ इधर है ना, V1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dV1/t इक्वल टू RHS का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो दोनों वेरिएबल है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब V2 एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो बताओ cos थीटा है और उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इस बार हमको किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और बताओ किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का। तो बताओ cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और, तो थीटा का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन d थीटा बाय dt हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड एज इट इज मतलब cos थीटा एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
तो v2 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dv2 बाय dt ये हो गया। बस तुम आराम से बताओ कि इसमें dv1 बाय dt को तो क्या बोल सकते हैं, पहले का एक्सेलरेशन a1 और dv2 बाय dt को क्या बोल सकते हैं, दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2। तो बताओ इस बार a1 और a2 में क्या रिलेशन आ गया, रिलेशन क्या आ गया, a1 इक्वल टू इस a2 cos थीटा को मैं आगे लिख रहा हूं और इस कचरे को पीछे लिख देता हूं, तो माइनस v2 sin थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। बस है ना, बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ इस बार थीटा भी चेंज कर रहा है, इसलिए जैसा रिलेशन वेलोसिटी में होगा वैसा ही एक्सेलरेशन में नहीं होगा। तो वेलोसिटी में तो रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, v1 इक्वल टू v2 cos थीटा, लेकिन एक्सेलरेशन में रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, a1 इक्वल टू a2 cos थीटा माइनस v2 sin थीटा इंटू डी थीटा बाय dt। तो वेलोसिटी में रिलेशन जैसा है, एक्सेलरेशन में रिलेशन वैसा नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन अब इसका एक स्पेशल केस लेते हैं, है ना, इसका स्पेशल केस लेते हैं। चलो अब मान लेते हैं कि इस बार इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है और हमको पूछा है कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा वो देखना है। लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो ध्यान रखना इस बार हमको दे रखा है कि पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है, तो बस हमको पूछा है कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा वो देखना है ना। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि इस बार मान लेते हैं पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है, तो रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद तो v1 भी टेंड्स टू 0 होगा और v2 भी टेंड्स टू 0 होगा, है ना। रेस्ट से रिलीज किया है, क्या रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद एक झटके में कोई वेलोसिटी पैदा होगी क्या, नहीं होगी ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है और रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद बोल रहा है, तो हमको पता है कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद v1 भी टेंड्स टू 0 और v2 भी टेंड्स टू 0। बस तुम बताओ कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद v2 टेंड्स टू 0 होगा और ये चीज 0 हो गई तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो बताओ अब एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू a2 cos थीटा, मतलब जैसा रिलेशन वेलोसिटी में था वैसा ही रिलेशन एक्सेलरेशन में आ गया, लेकिन ये कब वैलिड होगा, रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद वैलिड होगा। रेस्ट से रिलीज करने के कुछ टाइम के बाद तो v1 और v2 पे पैदा हो जाएंगे, फिर एक्सेलरेशन में रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद v2 टेंड्स टू 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, a1 इक्वल टू a2 cos थीटा होगा। यही चीज मैंने क्लास में बताई थी, एक भी नया शब्द नहीं बोला है, लेकिन मूर्ख लोग क्लास के लास्ट में कंसंट्रेशन नहीं रखते हैं और फिर ये चीज वापस करने को बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्लास में 100% अटेंशन होना चाहिए। तो ये हमने पूरा इसको कर लिया, ठीक है। अब ध्यान रखना तुम, है ना, अब ध्यान रखना कि अब अगर क्वेश्चन आ गए तो गधों टाइप से ये वाली सारी स्टेप लिखने का टाइम नहीं है ना, ध्यान रखना कि अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बेवकूफ टाइप से ये वाली पूरी स्टेप लिखने का टाइम नहीं है। अब तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि अगर कभी भी हमको पूछे कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद इनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा वो पूछे, ठीक है, तो तुरंत आना चाहिए कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद तो जैसा रिलेशन वेलोसिटी में वैसा ही एक्सेलरेशन में होगा, तो v1 इक्वल टू v2 cos थीटा, तो a1 इक्वल टू a2 cos थीटा डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन चमका कर बताया था कि ये चीज, है ना, ये रिलेशन रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद ही वैलिड होगा। कुछ टाइम के बाद तो ये सेकेंड वाली कॉम्प्लिकेट टर्म भी आ जाएगी, मतलब जब तक तुम a1 इक्वल टू a2 cos थीटा बोलोगे तब तक तो रिलेशन ही इनवैलिड हो जाएगा, तब तक तो इसकी वेलोसिटी पैदा हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना कि हमको जो क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद ही पूछता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो हमको बस यही पूछेगा कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद इनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। तो अब अगर क्वेश्चन आ गया तो दो लाइन में करेंगे। एक तो बताओ,
ये पहले तो हम L1 L2 वाले मेथड से वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लेंगे v1 = v2 cos थीटा और हम आगे डायरेक्ट फीलिंग से समझ सकते हैं। इस बार रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद पूछा है, तो जैसा रिलेशन वेलोसिटी में होगा वैसा ही एक्सेलरेशन में होगा। तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद तो v1 = v2 cos थीटा, तो a1 = बिंदास a2 cos थीटा। तो अब इजीली कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने क्लास में करा दिया था। अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो, इस बार भी सेम वही चीज़ है कि पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया है। अभी तक तो हमने रिलीज़ करने के जस्ट बाद इनके एक्सेलरेशन में केवल रिलेशन ही निकाला है। लेकिन सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि रेस्ट से रिलीज़ करने के जस्ट बाद इन दोनों का एक्सेलरेशन, है ना, कंप्लीटली कितना होगा वो निकालना है। अभी तक तो रिलेशन ही था ना। लेकिन सेकंड पार्ट में पूछा है कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा वो कंप्लीटली निकालना है। बस मैंने क्लास में चमका कर बताया था कि केवल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना हो, तब तो केवल कांस्टेंट मेथड मतलब L1 L2 का मेथड इतना ही करते हैं। लेकिन इस सेकंड पार्ट में इनका एक्सेलरेशन कंप्लीटली निकालना है, तो इस बार हमको अपनी सारी स्टेप लगानी होगी। मतलब वही सीधे-साधे बच्चों टाइप से एक्सेलरेशन मानेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे और लास्ट में एक्सेलरेशन में रिलेशन भी लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों का एक्सेलरेशन मानते हैं, तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि ये ब्लॉक अपने वेट के कारण नीचे आएगा तो A1, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये ब्लॉक और ऑब्वियसली ग्राउंड के और अलोंग हॉरिजॉन्टली आगे की ओर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन A2, इसको नीचे लिख देता हूँ, सॉरी। ये तो इसका एक्सेलरेशन A1 और इसका एक्सेलरेशन A2 ये मान लिया। एक्सेलरेशन मान लिया। अब हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन की इक्वेशन। चलो पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और रस्सी खींचेगी T से। इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स कितना होगा? mg माइनस टी। तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स mg माइनस टी इक्वल टू अकेले इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन a1। ये इसकी इक्वेशन हो गई। फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मतलब अकेले इस ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखना है और स्मार्टनेस रखना कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इस ब्लॉक पर केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से ही मतलब होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बताओ, इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस ब्लॉक पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, लेकिन यूजलेस होगा क्योंकि mg तो y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये तो जमीन को दबाने के काम में आएगा। बाकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और एक और फोर्स कौन सा लगेगा? रस्सी खींचेगी टेंशन टी से, है ना? आपको पता है कि स्मूथ पुली से एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगी, इधर टी है तो इधर भी टी होगी। बस इस पर मेनली ये फोर्स रस्सी खींचेगी टेंशन टी से। अब टी टेढ़ा है तो इसकी कंपोनेंट करेंगे, ये तो टी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी आएगा और एक वर्टिकल भी आएगा। तो बताओ, टेंशन टी है और इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे टी का एक कंपोनेंट टी cos थीटा और एक कंपोनेंट टी sin थीटा। बस इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ, इस पे रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स केवल टी cos थीटा है और कोई नहीं है ना। तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स केवल टी cos थीटा है इक्वल टू मास m इनटू इसका एक्सेलरेशन e2। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो, अब इसमें भी वही चक्कर है कि ढंग से देखो तो इसमें A1, A2 और T तीन वेरिएबल हैं, तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए, जबकि हमारे पास केवल दो इक्वेशन है, तो हमको तीसरी एक और इक्वेशन चाहिए और हमको रटा हुआ है ना? पहले कई बार कर चुके हैं, हमको अच्छे पता है कि बताओ तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? इनके एक्सेलरेशन A1 और A2 में रिलेशन से आएगी, है ना? हमको पता है कि तीसरी इक्वेशन इनके एक्सेलरेशन A1 और A2 में रिलेशन से आएगी
और ये हम पहले देख चुके हैं, हमको पता है कि एक्चुअली तो A1 और A2 के बीच रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, और हम देख चुके हैं। एक्चुअली तो A1 और A2 में रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इस बार हमको रेस से रिलीज करने के जस्ट बाद पूछा है, तो हमको पता है कि रेस से रिलीज करने के जस्ट बाद तो जैसा रिलेशन वेलोसिटी में वैसा ही एक्सेलरेशन में भी होगा। तो वेलोसिटी में रिलेशन v1 इक्वल टू v2 cos थीटा है, तो एक्सेलरेशन में रिलेशन a1 इक्वल टू a2 cos थीटा हो गया। बस हमको यही पूछा है ना? तो बस रेस से रिलीज करने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन में भी रिलेशन a1 इक्वल टू a2 cos थीटा होगा। बस आराम से बताओ कि ढंग से देखो तो इसमें a1 a2 और t 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखना कि कहने को 3 इक्वेशन है, बाकी एक्चुअली तो 2 इक्वेशन है ना? बताओ इसमें a1 इक्वल टू a2 cos थीटा है, तो उसको उधर ट्रांसफर करोगे तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? a1 बाय cos थीटा देगा, सही है ना? तो अब इफेक्टिवली 2 इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, है ना? इधर t cos थीटा, इधर भी t cos थीटा लाना है, तो क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में cos थीटा का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना, तो t cos थीटा से t cos थीटा कैंसल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास a1 a2 इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम खुद कर देना। तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास a2 तो आएगा, है ना? a2 तुम्हारे पास आएगा g cos थीटा अपन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और a1 आएगा a2 cos थीटा, तो इसमें और cos थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो g cos स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ये a1 a2 दोनों आ गए। वैल्यू रखोगे तो इससे t भी आ जाएगा, ठीक है ना? सॉल्व करोगे इससे t आ जाएगा, इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मैं लिख भी देता हूँ। ये तो क्वेश्चन में हमको पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट, ये लिख भी दिया है, ठीक है। तो इसमें तो एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना था, लेकिन इस सेकेंड पार्ट में हमको एक्सेलरेशन कंप्लीट ही पूछा था। तो अब मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो, अभी स्ट्रिंग कांस्टेंट का एक क्वेश्चन किया था, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तुमको ट्राई करना है। फिर पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि m1 मास के 2 आइडेंटिकल ब्लॉक हैं, ऐसे धागा लगा दिया है, बीच में कोई हल्की पुली लगा दी है और इससे m2 मास का एक और ब्लॉक लटका दिया है, और पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया है। तो रिलीज करने पर ये कैसे भी मूव कर सकते हैं ना? तो हमको दे रखा है कि रिलीज करने पर ये दोनों ब्लॉक तो नीचे की ओर आ रहे हैं, और ये ब्लॉक नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली इसको ऊपर जाना होगा। तो इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी तो v1 नीचे की ओर दे रखी है, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी v2 ऊपर की ओर दे रखी है। तो हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो, उस इंस्टेंट पर v1 और v2 में रिलेशन क्या होगा वो देखना है, और उसके बाद हमको देखना है कि इनके एक्सेलरेशन a1 और a2 में रिलेशन रेस्ट रिलीज करने के जस्ट बाद कितना होगा वो देखना है। ये तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको तुम खुद ट्राई करो। चलो, एक्सपेक्ट करता हूँ तुमने कर लिया होगा। एक बार इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। ये तो पूरा सिस्टम है, छोड़ दिया है, तो हमको दे रखा है कि छोड़ने पे ये दोनों ब्लॉक तो नीचे की ओर आ रहे हैं। ये तो इसकी वेलोसिटी v1 तो सिमेट्रिकली इसकी वेलोसिटी भी v1 होगी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। और ये दोनों ब्लॉक नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। तो जिस इंस्टेंट पर ये एंगल्स थीटा है, उस इंस्टेंट पर पहले v1 v2 में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो बताओ, इसमें तो शॉर्टकट या जुगाड़ से काम चलेगा ही नहीं, इसमें तो हमको बेसिक L1 L2 का मेथड ही लगाना होगा। चलो, सबसे पहले जिसकी वेलोसिटी निकलती है उसकी पहले निकालते हैं। तुम बताओ कि ये ब्लॉक M2 और ये पुली, ये दोनों सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, है ना? M2 और पुली सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इससे दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो इस ब्लॉक M2 की वेलोसिटी v2 ऊपर की ओर है,
तो उससे जुड़ी हुई इस पुली की भी वेलोसिटी v2 ऊपर की ओर होगी। बस अब हमको v1 और v2 में रिलेशन निकालना है। तो अब हम ये जो कॉम्प्लिकेटेड रस्सी है उसको कंसीडर करते हैं और हर एक लेंथ को मान लेते हैं। तो चलो इस लेंथ को L1 इसको L2 इसको L3 और इसको L4 मान लेते हैं। तो वही तरीका कि ब्लॉक्स मूव करेंगे तो L1 भी चेंज होगा, L2 भी चेंज होगा, L3 भी चेंज होगा और L4 भी चेंज होगा। लेकिन चारों का एडिशन या रस्सी की टोटल लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो बस अपनी पहली स्टेप में क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 रस्सी की टोटल लेंथ होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या आएगा dl1 by dt प्लस dl2 by dt प्लस dl3 by dt प्लस dl4 by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब सबसे मेन पार्ट है इनकी वैल्यू रखना। तो इनकी वैल्यू रखते हैं। चलो सबसे पहले dl1 by dt तुम देखते ही बताओ कि dl1 by dt क्या होगा। L1 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज इसको कौन चेंज करेगा, पुली और ब्लॉक। पुली फिक्स है तो इसके कारण रेट ऑफ चेंज 0 और ये जो ब्लॉक है वो v1 की रेट से इस पुली से दूर जा रहा है। मतलब v1 की रेट से इस वाले फासले को बढ़ाएगा तो रेट ऑफ चेंज प्लस v1, तो नेट रेट ऑफ चेंज 0 प्लस v1। अब तुम देखते ही बताओ कि dl1 by dt 0 प्लस v1 है तो सिमेट्रिकली dl4 by dt भी 0 प्लस v1 होगा। बताओ इस L1 और L4 में कोई डिफरेंस नहीं है तो dl1 by dt 0 प्लस v1 है तो सिमेट्रिकली dl4 by dt भी 0 प्लस v1 ही होगा। ठीक है, अब मेन dl2 by dt देखते हैं। तो बताओ dl2 by dt क्या होगा। L2 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा, ये पुली और ये पुली। तो सबसे पहले बताओ ये वाली पुली तो बिल्कुल फिक्स है, इसके कारण तो रेट ऑफ चेंज 0। और इस पुली की बात करते हैं तो इस पुली की वेलोसिटी v2 तो है लेकिन रस्सी से टेढ़ी है तो इसकी पूरी वेलोसिटी फासले को चेंज नहीं करेगी। इस वेलोसिटी का इस रस्सी के अलोंग कंपोनेंट ही फासले को चेंज करेगा। तो v2 है, इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है तो v2 का रस्सी के अलोंग कंपोनेंट कितना हो गया, v2 cos थीटा। और दूसरे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है ही नहीं। तो बस इसकी वेलोसिटी v2 है तो इसकी वेलोसिटी का रस्सी के अलोंग कंपोनेंट v2 cos थीटा होगा। तो बताओ ये पुली v2 cos थीटा की रेट से इस पुली के पास आ रही है मतलब v2 cos थीटा की रेट से इस फासले को घटा रही है इससे रेट ऑफ चेंज माइनस v2 cos थीटा और नेट रेट ऑफ चेंज 0 माइनस v2 cos थीटा। बताओ dl2 by dt इतना है तो सिमेट्रिकली dl3 by dt भी उतना ही होगा। L2 और L3 बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो dl2 by dt 0 माइनस v2 cos थीटा तो dl3 by dt भी 0 माइनस v2 cos थीटा उतना ही होगा। या गधों टाइप से चाहो तो कर भी सकते हो इसको कि अब dl3 by dt देखना है मतलब L3 में रेट ऑफ चेंज देखना है तो इसको कौन चेंज करेगा, ये पुली और ये पुली फिक्स है तो रेट ऑफ चेंज 0। इस पुली की वेलोसिटी v2 तो है लेकिन रस्सी से टेढ़ी है तो इसकी वेलोसिटी का रस्सी के अलोंग कंपोनेंट v2 cos थीटा यही फासले को चेंज करेगा। तो v2 cos थीटा की रेट से पुली इसके पास आ रही है, फासले को घटा रही है, इससे रेट ऑफ चेंज माइनस v2 cos थीटा। लेकिन ये मूर्खता करने की जरूरत ही नहीं थी। बताओ L1 और L4 सिमेट्रिकल है तो dl1 by dt 0 प्लस v1 तो सिमेट्रिकली dl4 by dt भी 0 प्लस v1। और L2 और L3 सिमेट्रिकल है तो dl2 by dt 0 माइनस v2 cos थीटा तो सिमेट्रिकली dl3 by dt भी 0 माइनस v2 cos थीटा। इसको सॉल्व कर लेना तो क्या आएगा 2v1 माइनस 2v2 cos थीटा इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा v1 इक्वल टू v2 cos थीटा। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया कि इन दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन तो v1 इक्वल टू v2 cos थीटा होगा। ठीक है, अब देखो अब अगले पार्ट में दे रखा है कि अब दोनों को मान लेते हैं कि रेस्ट से रिलीज किया है तो रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद इनके
एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा वो देखना है। जैसे इसकी वेलोसिटी v1 तो एक्सेलरेशन a1 और इसकी वेलोसिटी v2 तो एक्सेलरेशन a2 ना। तो रेस्ट से रिलीज किया है रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा वो देखना है। तो शायद तुम देखते ही समझ गए होंगे कि इस बार भी थीटा वेरिएबल है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है ना। देखते ही बताओ कि इस बार थीटा भी चेंज कर रहा है और हम पहले पढ़ चुके हैं कि बताओ इस बार थीटा भी चेंज कर रहा है, इसलिए इस बार जैसा रिलेशन वेलोसिटी में वैसा ही रिलेशन एक्सेलरेशन में नहीं होगा। मैंने पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लिकेट होगा। बोल सकते हैं कि थीटा भी चेंज हो रहा है, मतलब इस बार जैसा रिलेशन वेलोसिटी में वैसा ही रिलेशन एक्सेलरेशन में नहीं होगा, लेकिन रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद पूछा है। तो हम पहले देख चुके हैं, हमको पता है कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद तो जैसा रिलेशन वेलोसिटी में वैसा ही एक्सेलरेशन में होगा। तो वेलोसिटी में रिलेशन v1 इक्वल टू v2 cos थीटा है, तो एक्सेलरेशन में रिलेशन a1 इक्वल टू a2 cos थीटा होगा। लेकिन ये कब वैलिड है? रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद वैलिड है। कुछ टाइम के बाद तो v1 और v2 भी पैदा हो जाएंगे, तो फिर रिलेशन ये कॉम्प्लिकेटेड वाला होगा, ठीक है। लेकिन इस बार रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद पूछा है, तब तो v1 इक्वल टू v2 cos थीटा, तो a1 इक्वल टू a2 cos थीटा तो ये शायद तुमने कर लिया होगा, ठीक। अब देखो ये तो रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद इनके एक्सेलरेशन में केवल रिलेशन ही आया, लेकिन क्वेश्चन के अगले पार्ट में पूछा है कि सेम वही सिस्टम है। अभी तो रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन में रिलेशन ही निकाला था लेकिन इस बार पूछा है कि रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूरा निकालना है, कंप्लीट ही निकालना है। तो तुम बताओ कि पहले एक्सेलरेशन में केवल रिलेशन ही निकालना था तो केवल L1 L2 का मेथड ही लगाया था, लेकिन सेकेंड पार्ट में इनका एक्सेलरेशन कंप्लीट ही निकालना है। तो इस बार हमको अपनी सारी स्टेप लगानी होंगी, मतलब वो एक्सेलरेशन मानेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और न्यूटन की इक्वेशन लिखेंगे। पहले एक्सेलरेशन मानते हैं, तो हम मान चुके हैं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन तो a1 नीचे की ओर होगा, ये नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन a2 एक्सेलरेशन मान लिया अब हर किसी का अलग-अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम के लिए टेंशन देखनी है। तो चलो इस रस्सी में टेंशन T मान लेते हैं। अब हमको पता है कि एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगी, तो इधर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T होगी, इधर भी टेंशन T होगी और इधर भी टेंशन T होगी, ठीक है। अब इधर टेंशन T, इधर T, तो इधर क्या 2T होगी क्या? नहीं होगी। अगर इस टाइप का सिचुएशन होता, ये दोनों रस्सियाँ वर्टिकल होती, तब तो हम आँखें बंद करके बोल सकते हैं, इधर टेंशन T, इधर भी T, तो इधर 2T। लेकिन इस बार रस्सियाँ ऐसी टेढ़ी हैं, है ना? तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही बता देगा, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, तो इधर 2T तो नहीं होगी, उल्टी 2T cos थीटा होगी। है ना? कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देख करके ही बता सकता है, लेकिन एक बार गधों टाइप से कर लेते हैं बस इस रस्सी में टेंशन T है, इधर भी T है, तो इधर टेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो बताओ इन दोनों रस्सियों में तो टेंशन T है, इस रस्सी में टेंशन निकालनी है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे जो इन रस्सी और इस रस्सी को जोड़ रहा है। तो बताओ इन रस्सी और इस रस्सी को कौन जोड़ रही है? पुली। तो हम इस पुली को कंसीडर करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अकेले इस पुली पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो बताओ पुली मासलेस है, इससे खुद का वेट तो नेग्लिजिबल है, तो इस पर केवल टेंशन ही लगेंगे। तो ये रस्सी खींचेगी T से सिमेट्रिकली ये भी रस्सी खींचेगी T से और ये रस्सी भी खींचेगी, इधर टेंशन कुछ और होगा। चलो मैं T2 बोल लेता हूँ, है ना? तो इस पे ये फोर्स लगेंगे, ये रस्सी खींचेगी T से, ये भी खींचेगी T से और इधर टेंशन कुछ और होगा, तो चलो T2 बोल लेता हूँ, ठीक? अब तुम आराम से बताओ कि बताओ इसमें T2 तो सीधा ऐसे ही रहने देंगे और ये दोनों T टेढ़े हैं तो इनके कंपोनेंट कर लेंगे। तो इस T का भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। T है, इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो T का एक कंपोनेंट T cos थीटा और एक T sin थीटा। इधर भी T है, इसके साथ एंगल बन रहा है, तो T का एक कंपोनेंट T cos थीटा और एक T sin थीटा।
अब देखो है ना, देखो तुम बताओ कि इसमें भी हम पुली को बहुत हल्का मतलब मासलेस मान रहे हैं ना, और न्यूटन्स लॉ में मैंने तुमको चमका करके बताया था कि अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट मासलेस हो, तब तो रुका है तब भी फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, और मूव कर रहा है तब भी फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो बताओ, ये पुली बहुत हल्की है मतलब मासलेस है, तो भले ही पुली मूव कर रही है लेकिन फिर भी हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई बेवकूफ भूल गया हो तो कर भी सकते हो इसको। मैंने न्यूटन्स लॉ में बताया था कि इसका एक्सेलरेशन a2 है तो पुली का भी एक्सेलरेशन a2 होगा। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग पुली पर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पुली का एक्सेलरेशन तो होगा a2, लेकिन पुली मासलेस है मतलब मास टेंस टू जीरो होगा, और मास टेंस टू जीरो होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई भी टेंस टू जीरो होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी टेंस टू जीरो होगा, और रिजल्टेंट फोर्स टेंस टू जीरो होगा मतलब हम बिंदास फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये मूर्खता मैंने पहले बताई थी, है ना। ये फालतू वाली चीज मैंने न्यूटन्स लॉ में पहले ये संडे को जो रिकॉर्डेड वीडियो बताए थे, ये संडे को जो रिकॉर्डेड वीडियो भेजे थे उसमें चीज बताई थी। अब ये बेवकूफी नहीं करेंगे। अब कसम खा लेना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मासलेस हो, तब तो रुका है तब भी फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, और मूव कर रहा है तब भी बैलेंस कर सकते हैं। तो बस पुली मासलेस है तो भले ही मूव करे लेकिन फिर भी बिंदास फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। आगे पीछे वाले फोर्स तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। आगे की ओर भी टी साइन थीटा और पीछे की ओर भी टी साइन थीटा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। तो बस हमको केवल ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस कर दें। तो ऊपर की ओर टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा मतलब 2t कॉस थीटा इक्वल टू नीचे की ओर t2। तो पुली पे ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस करेंगे, यानी इस पुली पर ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस करेंगे तो नीचे की ओर t2 इक्वल टू ऊपर की ओर 2t कॉस थीटा, है ना। तो बस ध्यान रखना, आगे शक्ल पहचान लेना। तो ध्यान रखना, अगर रस्सियां वर्टिकल होती तब तो टेंशन टी टी का इधर 2t होता, लेकिन रस्सियां टेढ़ी हैं तो इधर टेंशन टी इधर टेंशन टी, तो इधर टेंशन 2t नहीं होगी, उसकी जगह 2t cos थीटा होगी। तो सब जगह टेंशन आ गई कि इस रस्सी में तो थ्रू आउट टेंशन टी, और इस रस्सी में टेंशन 2t cos थीटा होगी। तो बस अब सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन। पहले इसका फ्री बॉडी, ये तो इसका बना है इसका बना है, बात वही है, इसका बना देते हैं। तो बताओ इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और रस्सी खींचेगी t से, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स कितना है, mg माइनस टी इक्वल टू अकेले इसका मास m1 इनटू एक्सेलरेशन a1। ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। इसकी इक्वेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, जो इक्वेशन इस ब्लॉक की आई वही इसकी आई। एक इक्वेशन को दो दो बार लिखने से क्या मतलब, इसको पकड़ते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो इस ब्लॉक पे इसका वेट या ग्रेविटेशन फॉर m2g, और ये रस्सी खींचेगी T2 से, जहां T2 कितना है 2t cos थीटा। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ इस पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा, T2 माइनस m2g इक्वल टू अकेले इसका मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a2। ये इसकी इक्वेशन हो गई, और उसमें T2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2t cos थीटा, है ना। बस इसमें बताओ T2 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 2t cos थीटा रख सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, और थर्ड इक्वेशन कहां से आएगी, a1 और a2 में रिलेशन से। तो वो हम पहले कर चुके हैं, तो हमको पता है कि एक्चुअली तो a1 a2 में रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन रेस्ट रिलीज करने के जस्ट बाद जैसा रिलेशन वेलोसिटी में वैसा ही एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी में रिलेशन v1 इक्वल टू v2 cos थीटा, तो एक्सेलरेशन में रिलेशन a1 इक्वल टू a2 cos थीटा है थर्ड इक्वेशन। बस बताओ a1 a2 और t तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। वही कहने को तीन है, एक्चुअली तो दो ही है। यहाँ a1 की जगह क्या रख देंगे, a2 cos थीटा,
बस t को हटाना है। तो इस इक्वेशन में 2 cos थीटा का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और t की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? स्पून फीडिंग की आदत मत डालो। सारे क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेट किया है, इसमें भी कैलकुलेट किया है, इसमें तुम खुद कर लेना। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया कि इसमें हमको दे रखा था यार कि दोनों का मास सेम है, मतलब m1 का मास भी m ही है और m2 का मास भी m ही है। तो इस क्वेश्चन में m1 का मास भी m ही लेना और m2 का मास भी m ही लेना है, ठीक? वो समझ जाना, क्वेश्चन में हमको गिवन होगा, है ना? क्वेश्चन में हमको गिवन है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन क्वेश्चन में इस बार गिवन है कि m1 m2 दोनों बराबर है जिसकी वैल्यू m है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हो जाएगा ना? तो इसको कर सकते हैं। अब बच्चों देखो, अभी तक हमने क्वेश्चन किए ना, लेकिन ध्यान रखना कि अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिलेशन धागे या स्ट्रिंग से जुड़े होने के कारण होता था, है ना? ध्यान रखना कि अभी तक तो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिलेशन धागे या स्ट्रिंग से जुड़े होने के कारण था, इसलिए अभी तक तो जो क्वेश्चन थे उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते थे। लेकिन अब कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें वेलोसिटी में रिलेशन स्ट्रिंग से जुड़े होने के कारण नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि वेलोसिटी में रिलेशन रेगुलर कांटेक्ट के कारण होता है। और ध्यान रखना कि स्ट्रिंग के कारण वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट, और दो ब्लॉक के रेगुलर कांटेक्ट के कारण वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है उसको वेज कांस्टेंट बोलते हैं। इस टॉपिक के नाम पे मत जाना, समझ जाना कि इसमें हम रस्सी के कारण नहीं, दो ब्लॉक के रेगुलर कांटेक्ट के कारण वेलोसिटी में रिलेशन, इसको देखेंगे, ठीक है? तो देखो पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। फिर इसका कंसेप्ट समझने के लिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, सॉरी इसके कंसेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का केस दे रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन सेंस से आंसर देना, ठीक है? देखो, इस बार हमको दे रखा है कि दो रिजिड ब्लॉक हैं, है ना? तो हमको दे रखा है कि दो रिजिड ब्लॉक हैं और दोनों एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में है, ठीक है? अब इतना तुम समझते हो कि ये दोनों की कांटेक्ट सरफेस होगी, और कांटेक्ट सरफेस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, है? इतना तो पता होगा ना, ये कांटेक्ट सरफेस है और कांटेक्ट सरफेस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये तो ध्यान मान लेते हैं कि दो रिजिड ऑब्जेक्ट में जो एक दूसरे के बिल्कुल रेगुलर कांटेक्ट में है, तो तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताओ कि दो रिजिड ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में है, तो बताओ इस ब्लॉक की नॉर्मल वेलोसिटी 10 है, तो इस ब्लॉक की भी नॉर्मल वेलोसिटी एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? 10 ही होनी चाहिए, है ना? तो हम कॉमन से बोल सकते हैं कि दो रिजिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में है, तो बताओ इस ब्लॉक की अगर नॉर्मल वेलोसिटी 10 है तो इस ब्लॉक की भी नॉर्मल वेलोसिटी एग्जैक्टली 10 होनी चाहिए। 10 से थोड़ी सी भी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और थोड़ी सी भी कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम ज्यादा हो गई तो क्या अनर्थ होगा वो देख सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि इसकी तो नॉर्मल वेलोसिटी 10 है लेकिन इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 11 हो गई। तो तुम देखते ही बताओ, इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 10 और इसकी नॉर्मल वेलोसिटी अगर 11 हो गई, तो ये ब्लॉक तो पीछे ही निकल जाएगा और ये ब्लॉक इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा, मतलब दोनों के बीच कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, इसकी 10 और इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 11 हो गई, तो ये ब्लॉक तो बेचारा पीछे ही रह जाएगा और ये ब्लॉक इससे आगे निकल जाएगा, मतलब दोनों के बीच रेगुलर कांटेक्ट नहीं रह पाएगा। तो ये केस भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है? और चलो अब उल्टा केस लेते हैं। अब मान लेते हैं कि इस ब्लॉक की तो नॉर्मल वेलोसिटी 10 ही है लेकिन इस ब्लॉक की नॉर्मल वेलोसिटी 9 हो गई। तो हम कॉमन सेंस से बताओ कि इस ब्लॉक की नॉर्मल वेलोसिटी 10 है और इसकी 9 हो गई ना, तो बताओ अब इस ब्लॉक की वेलोसिटी कम है और इस ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा? ये वाला जो ब्लॉक है वो इस वाले ब्लॉक में धंस जाएगा, है ना? सोच के बताओ, इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली ज्यादा ही है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कम और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा? अब ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक में धंस जाएगा, जैसे गाड़ियां भिड़ती है ना ऐसे। तो ये ध्यान रखना
इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 10 हो और इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 9 हो, तो ये तो भैंस की तरह धीरे-धीरे जाने का ट्राई करेगा और ये तेज़ी से जाने का ट्राई करेगा। तो अब ये वाला जो ब्लॉक है उसमें धँस जाएगा। अब तुम बताओ कि दोनों ब्लॉक बिल्कुल रिजिड हैं, है ना? दोनों ब्लॉक बिल्कुल रिजिड हैं, मतलब एक ब्लॉक दूसरे में धँस भी नहीं सकता, मतलब ये सिचुएशन भी रिजेक्ट हो गई, है ना? दोनों ब्लॉक रिजिड है, मजबूत है, एक ब्लॉक दूसरे में धँस भी नहीं सकता, दोनों रिजेक्ट हो गई। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि अगर 2 रिजिड ब्लॉक, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि 2 रिजिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में हैं, तो दोनों की नॉर्मल वेलोसिटी तो बराबर होनी ही चाहिए। मतलब इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 10 है, तो इसकी भी नॉर्मल वेलोसिटी एग्ज़ैक्टली 10 होनी चाहिए। 10 से थोड़ी-सी भी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और थोड़ी-सी भी कम भी नहीं होनी चाहिए। बताओ इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 10 से ज़्यादा हो गई, तो इस ब्लॉक को तो पीछे छोड़ देगा और ये आगे बढ़ जाएगा, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। और अगर इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 10 से कम हो गई, तो अभी पीछे वाला ब्लॉक इस आगे वाले ब्लॉक में धँस जाएगा और रिजिड ब्लॉक के केस में वो भी पॉसिबल नहीं है, तो बस पक्का बोल सकते हैं, है ना? कन्फर्म बोल सकते हैं कि कभी भी 2 रिजिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में हैं, तो दोनों की नॉर्मल वेलोसिटी तो बराबर होनी ही चाहिए। मतलब इसकी नॉर्मल वेलोसिटी 10 है, तो इसकी भी एग्ज़ैक्टली 10 होनी चाहिए, 10 से थोड़ी भी ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो हमको पता चल गया कि 2 रिजिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में हो, तो दोनों की नॉर्मल वेलोसिटी तो बराबर होनी ही चाहिए, लेकिन दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी 2 ऊपर की ओर और इसकी 3 नीचे की ओर ये हो सकती है। बताओ, ये बताओ अगर इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट हुई, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्लाइड करेगा। तो बताओ एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक स्लाइड तो हो सकता है, बस धँस नहीं सकता है ना? हम कन्फर्म बोल सकते हैं, है ना? हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि अगर कभी भी 2 रिजिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में हो, तो इन दोनों की नॉर्मल वेलोसिटी तो बराबर होनी ही चाहिए। बाकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग-अलग हो सकती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग-अलग हुई, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक स्लाइड करेगा, तो स्लाइड तो कर सकता है ना? बस हम फाइनल कंक्लूजन बोल सकते हैं, हम पक्का बोल सकते हैं कि कभी भी 2 रिजिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में हो, तो दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों की नॉर्मल वेलोसिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बाकी टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि 2 रिजिड ऑब्जेक्ट्स आर इन रेगुलर कांटेक्ट, देन देयर नॉर्मल वेलोसिटीज, या एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं कि देयर नॉर्मल वेलोसिटीज या normal acceleration must be same, but however their tangential velocity may be different. Tangential velocity different हुई, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्लाइड कर सकता है, तो स्लाइड करने में कोई चक्कर नहीं है। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? सही है ना? तो चलो इसका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ जो नॉर्मली बुक्स में दिया होता है। ध्यान से देखना, ठीक है ना? देखो, इस बार हमको दे रखा है कि जमीन की स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर थीटा एंगल वाला कोई ऐसा ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है, प्रिज्म के टाइप से, ठीक ना? तो इसके ऊपर थीटा एंगल वाला कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है। और ऐसे ट्रायंगुलर या जो टेढ़े-मेढ़े ब्लॉक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेज। वही जमीन की स्मूथ सरफेस है और उसके ऊपर थीटा एंगल वाला कोई ऐसा ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक ना? और उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देते हैं। सॉरी, वो जो डिस्टर्बेंस था फिर से बोल रहा हूँ। ये तो वेज कंस्ट्रेंट का ही क्वेश्चन लेते हैं। तो हमको दे रखा है जमीन की स्मूथ सरफेस है और उसके ऊपर थीटा एंगल का कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा है जिसको वेज बोलेंगे, ठीक है? जो मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है? और इसी के ऊपर उतने ही मास का, है ना, इसके ऊपर उतने ही मास का एक और भारी ब्लॉक रख दिया है। और हमको दे रखा है कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके दोनों ओर हॉरिजॉन्टल दीवारें बना देते हैं, है ना? वही जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड इसको हॉरिजॉन्टल दीवारों से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि ये ब्लॉक आगे पीछे मूव नहीं कर पाए, बिल्कुल वर्टिकली नीचे ही मूव करे, ठीक है? तो ये एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक और इस ब्लॉक के दोनों ओर ऐसी वर्टिकल दीवारें लगा दी हैं ताकि आगे पीछे मूव ना कर पाए। और चलो अब इस पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया है। सॉरी, बताना भूल गया, ये सारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और अब पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया है। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं
कि बताओ रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा, आगे पीछे बेचारा जा ही नहीं सकता ना। तो रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक अपने वेट के कारण नीचे आएगा और ये नीचे आएगा तो इस वेज को किधर भागना पड़ेगा, आगे की ओर। तो चलो किसी इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन ए और इसका बी है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इनके एक्सेलरेशन ए और बी में रिलेशन क्या होगा, और सेकेंड पार्ट में इनके एक्सेलरेशन ए और बी को कंप्लीटली निकालना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को छोड़ दिया है, तो ये ब्लॉक तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो इस गाड़ी को आगे की ओर भागना पड़ेगा ना। तो इसका एक्सेलरेशन ए और इसका बी मान लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमको पूछा है कि इन दोनों के एक्सेलरेशन ए और बी के बीच रिलेशन क्या होगा वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ सॉरी, तुम आराम से बताओ कि इस बार भी ये दोनों रिजिड ऑब्जेक्ट हैं, है ना? इस बार भी दोनों रिजिड ब्लॉक हैं और दोनों रिजिड ब्लॉक अपने रेगुलर कांटेक्ट में है। ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दो रिजिड ऑब्जेक्ट अगर रेगुलर कांटेक्ट में हो तो दोनों के नेट एक्सेलरेशन तो बराबर होने जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों के नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होने ही चाहिए, है। तो ये बोल सकते हैं कि दोनों रिजिड ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में है, तो रटा हुआ है कि रिजिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में हो तो दोनों के रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो बराबर होने जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों के नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होने ही चाहिए। बस याद रखना ठीक, याद रखना कि ऐसे केस में एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने का सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल बनाते हैं, फिर चित्र सुंदर बने उसके लिए दोनों के एक्सेलरेशन को नॉर्मल पे ही रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करेंगे और रेगुलर कांटेक्ट के लिए कौन से कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए। तो चलो सबसे पहले नॉर्मल बनाते हैं। तुम देखते ही बताओ कि ये दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, देखते ही बताओ कि ये दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर हो गया है, नॉर्मल बना दिया। अब हम क्या करेंगे आसानी के लिए दोनों के एक्सेलरेशन को नॉर्मल पर ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन बी नीचे की ओर है, इसको भी नॉर्मल पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका एक्सेलरेशन ए आगे की ओर है, उसको भी नॉर्मल पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इनके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर देंगे और रेगुलर कांटेक्ट के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए। तो चलो पहले इसकी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो नॉर्मल डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इसके भी कंपोनेंट करते हैं। तो इसके भी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सही ना? चलो पहले इसके कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट में सबसे मेन चीज है एंगल देखना। तो एंगल के लिए उस जादुई थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो उसके नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा। बी एक्सेलरेशन है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो बी का ये कंपोनेंट बी cos थीटा और ये कंपोनेंट बी sin थीटा। इसके कंपोनेंट करते हैं। फिर इसमें एंगल के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ये लाइन इंक्लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा। ए एक्सेलरेशन है इसके साथ एंगल बन रहा है तो ए का ये कंपोनेंट तो ए cos थीटा और ये कंपोनेंट ए sin थीटा। बस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर लिए। तो तुम आराम से बताओ कि रेगुलर कांटेक्ट के लिए कौन से एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए ना। तुम बोल सकते हैं कि रेगुलर कांटेक्ट के लिए नेट एक्सेलरेशन तो बराबर होने जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलर कांटेक्ट के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए। तो बताओ इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है, बी cos थीटा, और इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन ए sin थीटा, दोनों एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। नहीं होंगे तो क्या होगा वो भी देख चुके हैं। इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा, कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा, और इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक इसमें धंस जाएगा। दोनों चीजें
है ना? दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो बस बोल सकते हैं कि रिजिड ऑब्जेक्ट रेगुलर कॉन्टैक्ट में है तो दोनों के नेट एक्सेलरेशन तो बराबर होने ज़रूरी नहीं है लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होने ही चाहिए। तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन b cos थीटा और इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन a sin थीटा दोनों एग्ज़ैक्टली बराबर होने चाहिए। इस cos थीटा को इधर ट्रांसफर करोगे तो b इक्वल टू a इंटू साइन थीटा अपन cos थीटा और साइन थीटा अपन cos थीटा को tan थीटा बोल सकते हैं। तो b इक्वल टू a tan थीटा ये आ गया, ठीक है? जहाँ थीटा ये वाला एंगल तो देखो ये चीज अपने बार-बार पूछी जाती है, तो थोड़ी-सी फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हो। तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी ऐसी सिचुएशन बने, तो ऐसे केस में ऊपर वाले का एक्सेलरेशन नीचे वाले का tan थीटा टाइम्स होगा मतलब b इक्वल टू a tan थीटा होगा। और ध्यान रखना ये एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालिए आप, वेलोसिटी में निकालेंगे तब भी वही आएगा। वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है तो a की जगह इसकी वेलोसिटी v1 मान लो और b की जगह इसकी वेलोसिटी v2 मान लो। तो ये नॉर्मल वेलोसिटी बराबर करेंगे तो v2 cos थीटा इक्वल टू v1 sin थीटा। तो वेलोसिटी में भी रिलेशन वही आएगा v2 इक्वल टू v1 tan थीटा ये आएगा। अब कई गधे लोग ये पूछते हैं कि यहाँ तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन अलग-अलग आ रहा था और यहाँ सेम क्यों आ गया? तो ध्यान रखना कि जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें थीटा चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ इस वेज का एंगल थीटा कांस्टेंट है और थीटा कांस्टेंट है इसलिए इस बार एक्सेलरेशन में भी रिलेशन b इक्वल टू a tan थीटा और अगर वेलोसिटी में रिलेशन निकालोगे तब भी v2 इक्वल टू v1 tan थीटा वही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक तो हमने इनकी एक्सेलरेशन में केवल रिलेशन निकाला, लेकिन अब सेकेंड पार्ट में पूछा है इस बार दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा वो कंप्लीट ही निकालना है, तो इसको भी देख लेना। ये सेम वही क्वेश्चन है, स्मूथ सरफेस के ऊपर एम मास का कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा है जिसको वेज बोला है और उसके ऊपर उतने ही मास का एक और भारी ब्लॉक रख दिया है ना? उसको दोनों ओर दीवारों से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि आगे पीछे मूव ना कर पाए। सारी सरफेस स्मूथ है और इसको रिलीज कर दिया है। वो तो हमको कॉमन सेंस से पता है कि रिलीज करने पे ये ब्लॉक तो नीचे आएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इस वेज को आगे की ओर भागना होगा। तो देखो अभी तक तो एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाला था, लेकिन इस बार इनका एक्सेलरेशन हमको कंप्लीटली पूछा है, पर हमको पता है इस बार एक्सेलरेशन कंप्लीटली पूछा है मतलब इस बार हमको सारी स्टेप लगानी होंगी। मतलब एक्सेलरेशन मानेंगे, सबका अलग-अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे और लास्ट में एक्सेलरेशन में रिलेशन भी लिखेंगे, है ना? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका एक्सेलरेशन मानते हैं, वो तो हम लॉजिकली देख चुके हैं कि ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इस ब्लॉक को आगे की ओर भागना होगा, तो इसका एक्सेलरेशन a और इसका b मान लेते हैं। ये एक्सेलरेशन मान लिया। अब देखो अब सबका अलग-अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, है ना? अब देखो ध्यान रखना कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में थोड़ी स्मार्टनेस रखना, है ध्यान रखना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में थोड़ी स्मार्टनेस रखना कि देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इस ब्लॉक पर केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब होना चाहिए और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इस ब्लॉक पर केवल वर्टिकल फोर्सेस से मतलब होना चाहिए, ठीक था? तो चलो पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मतलब अकेले इस ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं, है ना? और इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में स्मार्टनेस रखना कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, तो इस ब्लॉक पर केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब होना चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो तुम बताओ कि इस ब्लॉक पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा। बताओ काम का होगा या फालतू? फालतू होगा। इस ब्लॉक पे केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब है, वर्टिकल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। इस mg को बहुत छोटा-सा लिख देते हैं, ठीक है? एक और फोर्स लगेगा। इस सरफेस पे जमीन और वेज एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ये जो जमीन वेज है वो जमीन को धक्का देगी, N1 फोर्स है।
तो एज रिएक्शन जमीन वेज को भी धक्का देगा N1 फोर्स से, लेकिन ये भी फोर्स वर्टिकल है, यूजलेस है, इसलिए इसको भी छोटे से अक्षरों में लिख दिया। इतना छोटा लिखेंगे कि दिखे ही नहीं। तो mg और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों तो वर्टिकल है ना, तो इनका तो कोई यूज नहीं है, नॉनसेंस है, ठीक है। बाकी एक और फोर्स लगेगा, बताओ, ये दोनों ब्लॉक आपस में भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। है ना, एक और फोर्स लगेगा, बताओ। ये दोनों ब्लॉक आपस में भी एक दूसरे कांटेक्ट में है, तो दोनों ब्लॉक आपस में भी एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो होता है जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक को धक्का लगाएगा N फोर्स से। तो एज ए रिएक्शन है, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक को भी नहीं छोड़ेगा, इसको भी धक्का लगाएगा N फोर्स से। सभी समझते हैं कि उसमें ये N इसके पाले में आएगा और ये N इसके पाले में। तो बताओ, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके पाले में ये एन आएगा, और कम से कम इस एन का तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा ना, तो ये एन टेढ़ा है तो इसके कंपोनेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एंगल के लिए वही अपनी जादुई थ्योरम कि इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो उसके नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा, तो बस एन है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो एन का एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब एन साइन थीटा। तो बस इसके लिए इक्वेशन भी लिख देते हैं। इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स केवल n sin थीटा है, और कोई है ही नहीं। तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स केवल n sin थीटा इक्वल टू इसका मास m इनटू एक्सेलरेशन a, इसकी इक्वेशन हो गई। अब इसको भूल जाते हैं, अब इस वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब अकेले इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखना है, और इसमें भी स्मार्टनेस रखना है कि बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बिल्कुल वर्टिकल है, तो इस ब्लॉक पर वर्टिकल फोर्सेस से मतलब होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बताओ, इस ब्लॉक पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, इस बार यूजफुल होगा इसलिए इसको थोड़े बड़े अक्षरों में बताएंगे, है ना, तो इस बार mg वर्टिकली यूजफुल होगा इसलिए इसको बताएंगे। उसके बाद बताओ, दूसरा और कौन सा फोर्स लगेगा, इस नीचे वाले ब्लॉक के कारण धक्का n, ये n इसके पाले में आएगा, तो ये n टेढ़ा है तो इसके कंपोनेंट करेंगे, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एंगल के लिए वापस वही जादुई थ्योरम कि इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो उसका नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा, इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे n का एक कंपोनेंट n cos थीटा और ये n sin थीटा। इसमें n cos थीटा ही वर्टिकल है, यही अपने काम का है, n sin थीटा फालतू है, ये लगेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि दो और कचरा फोर्स लगेंगे। बताओ, इस सरफेस पे ब्लॉक दीवार को धक्का देगा तो दीवार ब्लॉक को भी धक्का देगी N2 से, और यहाँ भी ब्लॉक दीवार को तो दीवार ब्लॉक को भी धक्का देगी N3 से, लेकिन ये N2 और N3 हॉरिजॉन्टल है ना, N1 सॉरी N2 और N3 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए फोर्स नॉनसेंस होंगे, मीनिंगलेस होंगे, इसलिए इतना छोटा लिखेंगे कि हमको दिखे ही नहीं। बस इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल है, तो इस पर वर्टिकल फोर्सेस से मतलब होना चाहिए, तो इस ब्लॉक पर वर्टिकल फोर्स एक तो mg और एक n cos थीटा। चलो, इसके लिए भी इक्वेशन लिखते हैं। इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो इस पर रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ, इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स कितना होगा, mg माइनस n cos थीटा है, तो बस इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स mg माइनस n cos थीटा इक्वल टू अकेले इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन b है, इसकी इक्वेशन हो गई। बस अब वापस वही चक्कर है कि a b और n तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन तो है, एक और इक्वेशन चाहिए, और रटा हुआ है कि तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, a और b में रिलेशन से, और a और b में रिलेशन पहले से निकाल चुके हैं, b इक्वल टू a tan थीटा, ये हमने याद भी किया था कि इस केस में ऊपर वाले का एक्सेलरेशन नीचे वाले का tan थीटा टाइम्स होता है, तो बस ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन b जो होगा वो नीचे वाले का tan थीटा टाइम्स होगा, मतलब a tan थीटा ये होगा।
बस अब आराम से बताओ कि ए, बी और एन 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लोगे ना? कहने को 3 है, बाकी इफेक्टिवली तो 2 ही इक्वेशन है। बताओ इसमें बी की जगह क्या रख दोगे तुम? ए tan थीटा। तो बस अब इफेक्टिवली 2 इक्वेशन हुई, सॉल्व कर सकते हैं ना? क्या करोगे? n को कैंसल करना है, तो इस इक्वेशन में sin थीटा का मल्टीप्लाई कर देना और इस इक्वेशन में cos थीटा का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो n sin थीटा cos थीटा से n sin थीटा cos थीटा कैंसल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तुम्हारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू तो g sin थीटा cos थीटा आएगी और b की वैल्यू देखोगे तुम्हारे पास g sin स्क्वायर थीटा आएगी, है ना? और ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रखोगे तो n भी आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना? जैसे इधर ही रख दो, इधर ही रख दो तो कितना हो जाएगा? n sin थीटा इक्वल टू m इंटू a की जगह, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, a और b आ जाएगा। इसकी वैल्यू रखोगे तो n भी तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है? कितना आएगा? इस इक्वेशन का यूज करते हैं, n sin थीटा इक्वल टू m और a की जगह क्या लिख देंगे? g sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये sin थीटा से sin थीटा कैंसल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू एम जी इंटू कॉस थीटा। इसको वो इंक्लाइन वाले प्रेसिंग फोर्स से कंपेयर मत करना, ये क्वेश्चन और स्मूथ इंक्लाइन पे किसी ब्लॉक का फिसलना, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये तो संयोग से आंसर वही आ रहा है लेकिन चीज बिल्कुल अलग है, तो इजीली कर सकते हैं इसको, इन इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलो इस वेज कंस्ट्रेंट का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखना। हाँ बच्चों देखो, वेज कंस्ट्रेंट का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट का यूज हो रहा है, ठीक है? तो उसको पहले देख लेते हैं। वैसे इस चीज को सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेना, ठीक है? देखो जैसे मान लेते हैं कि इस बार कोई ऐसी रिजिड रॉड है और इस रॉड को इस वाले पॉइंट पर हमने हिंज कर दिया है, मतलब ऐसी पिन गाड़ दी है, ठीक है? तो वही कि रॉड को इस पॉइंट पर हिंज कर दिया मतलब पिन गाड़ दी है, ठीक है? और अब चलो रॉड को ऐसा घुमा रहे हैं, ठीक है? तो हम कॉमन सेंस से बोल ये हिंज को ऐसे लिखते हैं, है ना? गेट में भी जो जिस पॉइंट के कारण गेट भी घूमता है उसको भी हिंज बोलते हैं, ठीक है? ये तो इसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई रिजिड रॉड है, इसको इस पॉइंट पर हिंज कर दिया है, मतलब ऐसे पिन लगा दी है और इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही है, ठीक है? तो तुम ध्यान रखना, है ना? रोटेशन मोशन में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने हिंज कर दिया है, पिन कर दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट केवल रोटेट कर सकता है और बता रोटेट करेगा तो रॉड के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है? तो रिजिड बॉडी में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी ध्यान रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हिंज कर दें या पिन कर दें, तो वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के अबाउट केवल रोटेट ही कर सकता है और रोटेट करेगा तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन बाकी तुम सोच के बताओ कि अगर थोड़ी सी भी वेलोसिटी अगर रॉड के अलोंग हो गई, है ना? थोड़ी सी वेलोसिटी रॉड के अलोंग हो गई, तो ये जो हिंज किया है, पिन किया है, वो पूरी उखड़ जाएगी। ये तो हम बोल सकते हैं कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हिंज करें या पिन करें, तो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट करेगी। तो बस रॉड रोटेट करेगी मतलब इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के प्योरली परपेंडिकुलर होगी। अगर थोड़ी सी भी वेलोसिटी अगर रॉड के अलोंग हुई, तो ये जो हिंज किया है या पिन किया है, वो पूरा उखड़ जाएगा, ठीक? तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया, बस अभी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो ध्यान से देखना। इस बार भी हमको दे रखा है कि ग्राउंड की स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर हमने चलो कोई ऐसा रिजिड ब्लॉक रख दिया है और इस ब्लॉक के सहारे हमने कोई ऐसी भारी रिजिड रॉड रख दी है और रॉड को इस पॉइंट पर हिंज कर दिया है। हिंज कर दिया मतलब रॉड आगे तो बढ़ ही नहीं सकती, इस पॉइंट के अबाउट केवल रोटेट कर सकती है। सारी सरफेस स्मूथ है और सिस्टम को छोड़ दिया है, तो कॉमन सेंस से बताओ कि छोड़ने, है ना? कॉमन से बताओ कि छोड़ने पर ये रॉड तो, है ना? छोड़ने पर ये रॉड तो अपने वेट के कारण घूमती हुई ऐसे आएगी, है ना? और बताओ ये रॉड ऐसे नीचे की ओर घूमेगी तो इस ब्लॉक को किधर जाना होगा?
आगे की ओर जाना होगा, ठीक है। फिर देखो इस ब्लॉक की वेलोसिटी तो आगे की ओर होगी v1 मान लेते हैं और रॉड के इस सिरे की जो वेलोसिटी होगी वो रॉड के प्योरली परपेंडिकुलर होगी, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि रॉड को इधर हिंज कर दिया है, रॉड केवल रोटेट कर रही है, इस रॉड के सिरे की वेलोसिटी रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी और इसको v2 मान लेते हैं। तो हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, उस इंस्टेंट पर इनकी वेलोसिटी v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों आराम से बताओ कि इस बार भी रॉड और ब्लॉक दोनों रिजिड हैं, है ना? ब्लॉक और रॉड दोनों बिल्कुल रिजिड हैं और हमको पता है कि दो रिजिड ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में हो तो उनकी नेट वेलोसिटी तो बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल वेलोसिटी बिल्कुल बराबर होनी ही चाहिए। तो बस वही अपना कंसेप्ट कि पहले नॉर्मल बनाएंगे, दोनों की वेलोसिटी को नॉर्मल पर ही रिप्रेजेंट करेंगे और रेगुलर कांटेक्ट के लिए नॉर्मल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले नॉर्मल बनाते हैं। तो तुम बताओ कि ये दोनों की कांटेक्ट सरफेस है, तो दोनों की कांटेक्ट सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो दोनों की कांटेक्ट सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो नॉर्मल बना दिया। फिर चित्र को सुंदर बनाने के लिए दोनों की वेलोसिटी को नॉर्मल पर ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी v1 है, उसको भी नॉर्मल पे ही रिप्रेजेंट करेंगे और रॉड के इस सिरे की वेलोसिटी रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, है ना? रॉड के इस सिरे की वेलोसिटी रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, v2 होगी, उसको भी नॉर्मल पे ही बताएंगे। फिर दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे और रेगुलर कांटेक्ट के लिए नॉर्मल वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी के तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ब्लॉक की तो पूरी पूरी वेलोसिटी v1 नॉर्मल डायरेक्शन में ही है। अब हमको रॉड के सिरे की जो वेलोसिटी v2 ये टेढ़ी है तो इसके कंपोनेंट करेंगे। तो v2 का एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल मतलब टेंजेंशियल। कंपोनेंट के लिए एंगल देखने हैं तो एंगल को कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इंक्लाइन वाली ट्रिक से निकाल सकता है। ये बताओ रॉड को भी एक इंक्लाइन मान लेना, तो इंक्लाइन है इस रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो उसके नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा। और इतनी बुद्धि नहीं चले तो इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, उसमें से 90 चला गया, ये थीटा चला गया तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री थीटा ऐसे भी आ जाता है, लेकिन बेवकूफी नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा ही होगा। बस v2 टेढ़ा तो कंपोनेंट करेंगे, वेलोसिटी v2 इसके साथ एंगल बन रहा है इससे v2 का एक कंपोनेंट v2 cos थीटा और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब v2 sin थीटा। बस कंफर्म बोल सकते हैं कि रेगुलर कांटेक्ट के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों की नॉर्मल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो रॉड के इस सिरे की नॉर्मल वेलोसिटी कितनी है v2 sin थीटा और ब्लॉक की नॉर्मल वेलोसिटी v1 दोनों बराबर होने चाहिए। तो जिस इंस्टेंट पे एंगल थीटा है उस इंस्टेंट पे v1 और v2 में रिलेशन क्या हो गया, v1 इक्वल टू v2 sin थीटा। तो कांस्टेंट रिलेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कंप्लीट कर लिया और वेज कांस्टेंट भी कर लिया। बस अब अपनी शीट में जो डी सेक्शन है कांस्टेंट रिलेशन का उसको भी कर सकते हो। तो अब न्यूटन्स लॉ में एक्सरसाइज 1 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड में सेक्शन ए बी सी और डी ई ये सारे सेक्शन तुम ट्राई कर लेना।